हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता। और मैं बात करूंगी अपने पॉडकास्ट में मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंचने वाली बातें। वैसे तो आज हमारी जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। बहुत ख़ास इसलिए हैं क्योंकि हम उनसे बात करेंगे दिल से जुड़ी हुई और अपने पूरे जीवन से जुड़ी हुई, और बहुत सारी बातें होंगी उनके साथ, क्योंकि वो एक ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हमारी ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर बिंदा सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बिहार का जाना माना चेहरा हैं। आप सब को पता है कि बिहार में अगर महिला क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात होती है तो सबसे पहले नंबर पे डॉक्टर बिंदा सिंह का नाम आता है। तो ये आज की हमारी ख़ास मेहमान हैं और आज बात करेंगे न सिर्फ दिल से दिल तक की बल्कि दिमाग से जुड़ी हुई भी बहुत सारी बातें इनके साथ होंगी। वेलकम मैम मेरे पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता में। जी नमस्कार। और बहुत थैंक यू आप आई हैं आज हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारी बातें करनी है आपसे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैम कि आपकी जो जर्नी रही, आपका जो बैकग्राउंड है, क्योंकि जब अनप्लग्ड अमृता की बात मैं करूंगी तो मैं वही बातें करूंगी जो अनछुई रह गई हैं, जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं आपके बारे में जो लोग आज भी नहीं जानते हैं। तो शुरुआत करेंगे आपके अपने बैकग्राउंड से, आपकी जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप रही, आपकी जो परवरिश हुई, पढ़ाई हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, वहीं से शुरू करेंगे। तो बताइए मैम अपने बारे में। आप अमृता जी, सबकी एक अपनी लाइफ स्टोरी होती है। मेरा जो जन्म हुआ वो किसी आर्मी अफसर के घर में हुआ। हमारे भाई बहन जो थे, हमारे घर का एक था कि बच्चों को लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था और दोनों को बताया जाता था कि तुम लोगों को पढ़ना है और लाइफ में कुछ करना है, चाहे एक्सरसाइज हो, डिसिप्लिन हो। माँ भी मेरी बहुत डिसिप्लिन थी, तो हम लोगों के अंदर एक हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आया कि लाइफ में कुछ करना है। कभी दिमाग में नहीं आया कि हम लड़की हैं और लड़के अलग होते हैं और हम लड़कियां अलग होती हैं, और ये सोच के हम आगे बढ़े। रहा सवाल पढ़ाई का, तो स्कूलिंग चूँकि कई जगहों में फादर का ट्रांसफ़र होता रहा, लेकिन कॉलेज पटना विमेंस से मैंने पढ़ाई करी। आगे की सारी पढ़ाई जो थी पटना यूनिवर्सिटी से हुई। मतलब पीएचडी भी मैंने क्लिनिकल में किया जो पटना यूनिवर्सिटी का था। उसके अलावा हमने बहुत सारे कोर्सेज किए पटना से बाहर जाके, क्योंकि हमारा जो फील्ड था उसमें बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी। सिर्फ एक दो डिग्रियां काफ़ी नहीं थी, अनुभव करना था। बहुत सारे रिसर्च थे, इसमें मैं खुद को इन्वॉल्व रखी और बहुत ज़मीनी स्तर से। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि एक बहुत बड़ा मुकाम ही पाना है, पर छोटे छोटे स्तर से मैं करने लगी। घर में ऐसा नहीं कि शादी के बाद बहुत सपोर्ट मिलता। पॉलिटिकल फैमिली में गई, लोगों ने कहा कि इकलौती हो, क्या ज़रूरत है, इतनी डिग्रियां हैं, किसी कॉलेज में अगर प्रोफेसर हो जाओगी तो आराम से कमा के खा सकती हो। बिल्कुल, लेकिन मेरे को कभी पसंद नहीं था। हमेशा दिमाग में था कि लोग इतने परेशान रहते हैं, कहीं औरतें मार खाती होती हैं, शराब पिए होते हैं, बच्चों को सुसाइड करते हैं हमने देखा। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि कुछ अलग करना है। इत्तेफाक कहिए या जो भी कहिए, मेरा जो विषय हमने चुना वो पटना की एकमात्र जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जो जिनके अंडर मैंने पीएचडी किया था, वो भी क्लिनिकल। पटना का शायद आप लोग को पता नहीं होगा, पहला क्लिनिकल जो थेरेपी सेंटर था उन्हीं का था, कंकरबाग में, लाला निखलेस। ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो आज भी चल रहे हैं, डिप्लोमा कराए जा रहे हैं, वो उनके फाउंडर भी थे। शुरुआत उन्होंने किया। मैंने क्लास भी वहाँ लिया, पटना यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों तक क्लास ली। मेरे ख्याल से 81 से मैं क्लास ले रही हूँ, और 81 में मैं सुंदरवती महिला कॉलेज मेरा हो भी गया था 81 में। लेकिन चूंकि घर में सपोर्ट नहीं था, उनका कहना था कि इतनी दूर क्यों जाना। एक इंटरेस्टिंग बात मैं ऐड करूंगी मैम, मैं सुंदरवती महिला कॉलेज से ही पास आउट हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि आपकी वहाँ पे जॉब भी हुई थी। लेकिन हमने छोड़ दिया इसलिए कि लोगों को लगा इतना दूर जाना आना संभव नहीं था। तो मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया, और शायद आज 35 इयर्स हो गए मेरे क्लिनिक के। शुरुआती, जी बिल्कुल, और शुरुआती दौर में लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था।
घर में भी नहीं था। मैं इसको तारीफ नहीं करेंगे, उनको लगता था कि क्यों ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट होता है जब एक को लेके आप घंटों बैठते हैं। तो लोगों के नज़रिया भी डिफरेंट थी, शायद उस समय उम्र भी कम रहा होगा और लोगों की सोच और अगर पेशेंट मेल हो गए तो और परेशानी हो जाती। मेल ही ज़्यादा होते थे, महिलाएं तो कम ही आती थी और यंग भी आ सकते थे। तो एक सोच थी जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती। और ऊपर से बिहार की बात करें तो आज भी है कि महिला क्या कर सकती है, एक पुरुष के साथ या एक यंग के साथ या फीमेल हो मेल कितना देर तक बैठ सकती है। अगर आप बात करें तो सपोर्ट उस समय ना मिला था, नहीं के बराबर। हाँ, नहीं के बराबर। और जो मेरे पास जो पेशेंट भी आते थे वो ये कहते थे कि किसी को बताइएगा नहीं कि मैं आपके घर इलाज के लिए आया हूँ। बच्चे भी मेरे बड़े हो रहे थे। और एक पॉजिटिव बात मैं आपको बता दूं कि 2000 से मेरा कॉलम शुरू हुआ मन की उलझन, जो काफ़ी पॉपुलर रहा और 13 साल तक लगातार बिना किसी बाधा के वो चलता रहा हर वीक में। इसके अलावा मैंने प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और दिल्ली के कई अखबारों में, अभी तुरंत उन्होंने चर्चा की थी सलील में भी मेरा आता तो करीब, हाँ, ऐसा हिंदुस्तान में भी के अलावा धर्मयुग में भी मेरा आ चुका है। बहुत सारे लोग आपको पढ़ते भी थे मैम, आज भी वो लोग बोलते हैं कि आपको पहले वहीं पढ़ा है। जी बिल्कुल। तो ये एक मेरे लिए पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जब आपके नंबर किसी बहुत ही अच्छे अखबार में जाता है और उसके जो पाठक होते हैं जो पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में फैले होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि जो लिख रही हैं उनसे मैं डायरेक्ट बात कर लूँगा। तो ये मैं पॉजिटिव, हिंदुस्तान को मैं हमेशा थैंक्स बोलती हूँ और आज भी बोली हूँ। और मेरा ये भी मानना है मैम कि जो पेपर के पाठक होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। जी बिल्कुल, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है, वो सही लोग आप तक सही जगह पहुंच जाते हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी शुरुआत अच्छी रही। इसको हम थोड़ा किस्मत ने भी साथ दिया, फिर परिवार वालों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि जो हमारा क्लिनिक होता है बहुत पीसफुल इलाके में होता है, जहाँ वातावरण इतना शांत होता है कि कोई भी इंसान जो तकलीफ से आता है वो खुल के मेरे पास बात कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो सुविधा मुझे अपने घर में मिली, हस्बैंड से मिली, और सबसे बड़ी चीज़ जो मिली मुझे अपने बच्चों से मिली। मेरे बच्चे हमेशा सपोर्टिंग रहे हैं, चाहे वो लिखने में मेरी मदद करें या बोलने में मदद करें, लेकिन हमेशा उन्होंने मेरे साथ खड़ा होकर ये कहने की कोशिश की, आप तो बहुत कुछ कर सकती हो। ये मेरा एक बल रहा और यही वजह है, आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट भी होता है। जी, और यही फायदा यही हुआ कि मेरे बच्चे आज के डेट में सभी सेटल हैं और बहुत ही ऊंचे मकाम पे हैं। तो ये मेरा पॉजिटिव है। और आगे आप पूछें और क्या। नहीं बिल्कुल। और मैम जब आपके फादर चूंकि आर्मी में थे तो डिसिप्लिन एक आपको बाय बॉर्न ही मिला है, वो चीज़ भी आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। आप कभी कभी लेट नहीं होती हैं कहीं, ये मैंने शुरू से आपको देखा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मैम। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। और आज की जो युवा पीढ़ी है मैम, मैं समय से ही शुरू करूँगी कि उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो बहुत बिखरे हुए हैं, वो कभी समय पर पंक्चुअलिटी के साथ कोई काम करना नहीं चाहते। अभी कुछ कर लिया, अभी कुछ कर लिया। तो उनको आप क्या कहना चाहती हैं मैम कि कहाँ से उनको लाइफ मैनेज करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के साथ? अमृता जी, आपने कहा युवा, आज तो हर लोग टाइम मैनेजमेंट को ही भूल गए हैं। सही बात। डिसिप्लिन तो रह ही नहीं गया है। तो मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है, मैंने महसूस किया है कि आज के जो युवा हैं वो बहुत हड़बड़ाए रहते हैं और हर चीज़ को रातों रात पा लेना चाहते हैं। बहुत जल्दी है उनको हर काम। लेकिन कोई भी जो अचीवमेंट होता है, आपको भी पता है, आप इस फील्ड में आई हैं, कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना पड़ता है और बहुत मेहनत के बाद आप उस मुकाम को पाते हैं। और आज के युवाओं को लगता है कि बस थोड़ा पढ़ लिया, रातों रात यूपीएससी भी कर लेना है, रातों रात मुझे बड़ा एक्टर भी बन जाना है। कोई गोल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लान बनाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, लेकिन डिसिप्लिन उसके साथ बिल्कुल ही। और वो जो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं उसके बाद और डिमोटिवेट होते हैं और उसके बाद पूरा खेल खराब करते हैं। एक्चुअली आजकल लोगों के पास ज़्यादा समय मिल गया है मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, और वो सुन के जो उनका रियल टाइम होता है उसको खुद ही किल कर देते हैं। जो समय उनको प्रैक्टिकली सब
करना था होता है वो समय उस सुन के खत्म। और आजकल मैम मोबाइल एडिक्शन ऐसा हो गया है कि एक बार स्क्रॉल किया तो वो घंटों चलता रहता है। बिल्कुल, स्क्रॉलिंग। ये तो बहुत भी बड़ी बहुत समस्या, बहुत बड़ी हो गई समस्या है। जी जी। और दूसरी बात ये थी मैम कि अगर मान लीजिए कि हम लोग जैसे आपने जब आपने पढ़ाई शुरू करी तो आपने साइकोलॉजी आपका ड्रीम सब्जेक्ट था या बस वैसे ही आपने उसको आगे पढ़ाई करी या पहले से आपका सेट था माइंड? बिल्कुल नहीं, शुरू से मुझे डॉक्टर बनना था। ओके। डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर बन सकती थी क्योंकि हमारे यहाँ कोटा भी होता था। अच्छा। लेकिन पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा नंबर कम आ रहा था साइंस में। अच्छा। तो मैंने आर्ट्स लिया। ओके। और डॉक्टर तो बनी लेकिन एमबीबीएस नहीं बन पाई, लेकिन जो डॉक्टर आज बनी हूँ मुझे लगता है कि वो एमबीबीएस से ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप लाखों लोगों का जीवन बदल रही हैं। जी, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। एक लिमिट दायरा होता जी, और ये बिल्कुल। अनलिमिटेड है, इसमें आप बहुत कुछ कर पाते और इंटरेस्ट क्रिएट हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि प्रॉब्लम्स हर घर में हैं, हर व्यक्ति को है, हर इंसान कोई भी नहीं है जो तनाव, चिंता, निराशा से नहीं जूझ रहा था। सिर्फ बातें करना नहीं चाहते हैं, लोग क्या कहेगा। ये जो टैबू है ना, ये हमारा एक स्टिग्मा बना हुआ है कि मतलब तनाव का मतलब पागल, बिल्कुल नहीं। इसको आपके माध्यम से ये बताना लोगों को ज़रूर चाहेंगे कि आपकी तनाव, आपकी चिंता, आपकी निराशा का मतलब नहीं है कि आप पागल हैं। हाँ, अगर आप शेयर करते हैं अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स को, अपने प्रोफेशनल को, तो आप शायद आगे गंभीर मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं सबको बताती हूँ कि आज सर्दी है, सर्दी को आपने इग्नोर किया, खांसी होगा, खांसी को इग्नोर किया, टीबी होगा और फिर कैंसर। उसी तरह हमारा जो दिमाग होता है, छोटी छोटी परेशानियों से अगर आप उसको नहीं निकालते हैं, छुपाते हैं, भरते भरते एक दिन ऐसा होता है कि गंभीर मानसिक बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोटिक, जिसमें मेंटल केसेस होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, सिजोफ्रेनिया होता है, बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर होता है, बहुत सारी बीमारियां हैं, मूड स्विंग करते हैं। तो उसमें क्या, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो उसमें आप नहीं रह जाते हैं, आप दुनिया से कट चुके होते हैं। लोग उस समय आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, घर वाले आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, अपने ही घर में आपको कैद करके रखते हैं। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को बार बार बताना चाहूँगी कि मानसिक समस्याओं का जो भी प्रॉब्लम आता हो, खुल के बात करें। आपको खुल के बात करने में कोई शर्म लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा शरीर और मन दोनों एक ही है। हमारा शरीर जब है तो हम थोड़ा सा कहीं देखिए एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर को दिखा लो, पेट दर्द हुआ, डॉक्टर ऑपरेशन करा लो, ये कर लो। अगर दिमाग में कुछ हुआ तो नहीं, ना बाबा, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, ये जो लोग क्या कहेंगे ही से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जब आपने ये प्रोफेशन चूज किया था तो आपके घर में भी यही बात आई होगी, लोग क्या कहेंगे? थोड़ा सा जब ट्रीटमेंट कर रही था ऐसे मैंने को बहुत सपोर्ट, हमने शुरू से कहा कि बहुत सपोर्ट मिला। आपके हस्बैंड क्या करते थे? मेरे हस्बैंड वकालत करते थे और चूंकि हमारी पॉलिटिकल फैमिली रही तो पॉलिटिक्स में भी थे और बिजनेसमैन भी हमारे यहाँ थे, हमारा अपना पहाड़ वहार और बहुत सी चीज़ें जो थी जो बिजनेस में आता था। हस्बैंड का सपोर्ट मिलता रहा? बिल्कुल, हमेशा से मिलता रहा, क्योंकि देखिए आज के सपोर्ट में क्या होता है, आपको अच्छी गाड़ी मिल जाए कहीं जाने के लिए, आपको बैठने के लिए अच्छा सा कंफर्टेबल क्लिनिक हो, कंफर्ट जोन में आप रह रहे हैं, आपके साथ दो लोग आपके स्टाफ खड़े रहे, तो ये कंफर्ट जोन अगर कहीं अगर मिला तो ये मैं लगती और ये आगे बढ़ने में बहुत मदद, बहुत बिल्कुल आसानी से। हमारा जो फील्ड है ना, आप किसी चौराहा पे बैठ के किसी का इलाज नहीं कर सकते, आप 4 लोगों की भीड़ में नहीं कर सकते हैं। आपको एक ऐसा लगता है, ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहां आप पूरे घर से परेशान होके, पूरी दुनिया से परेशान होके आपके पास आ रहे हैं और वहां भी अल्लाह। तो आप कैसे अपने आप को खुल पाएंगे, कैसे आपके साथ रैपो एस्टेब्लिश्ड होगा, कैसे आप अपने दिमाग को उसके सामने, मतलब हम अपनी प्रॉब्लम को लेके किसी के पास सुन रहे हैं और पता चला वहीं हल्ला मचा हुआ है। तो हमारा जो प्रोफेशन है बहुत ही सेंसिटिव है, इसको बहुत इजी लोग ले लेता है ना। काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसको सुनो काउंसलर, हम लोग काउंसलर नहीं है,
काउंसलर होते हैं आपके मेडिकल, और जहाँ पर होता है वहाँ स्टाफ बैठे होते हैं, वो काउंसलर होते हैं। हम लोग काउंसलर नहीं, हम साइकोथेरेपिस्ट हैं। और हमारा ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ है ना काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग से नहीं होता है, एक पर्सन को समझने के लिए उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके प्रोफेशन के बारे में एक बड़ी परेशानी ये भी है मैम कि लोग इसको गंभीरता से समझ ही नहीं पाते हैं कि आपका रोल क्या है। अगर कोई, जैसे अभी आपने बोला, काउंसलर जो कर रहा है उससे आपके काम को अगर जोड़ा जाए तो फिर वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल। और वो मैच नहीं कर पाती हैं। आपके बच्चे रहे मैम, 4 बच्चे हैं आपके, 3 बच्चे हैं आपके, तो अब तो सब सेटल्ड हैं, बहू भी हो गई हैं आपकी, बेटा दामाद भी हैं आपके, और मुझे लगता है सब बड़े बड़े पोस्ट पर अच्छे पोस्ट पर। तो उन लोगों ने शुरू से ही आपको सपोर्ट किया। हाँ, तो मैम ये आपको लगता है कि पति का सपोर्ट और बच्चों का सपोर्ट एक महिला को जब मिल जाता है, या मायके में उनके फादर का सपोर्ट या भाई का सपोर्ट, तो वो ज्यादा निखर कर अपना भविष्य बना पाती है, या उसकी पर्सनालिटी में चेंज आता है? बहुत अच्छी बात आपने कही अमृता जी। सपोर्ट ना भी मिले तो हमें एक अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग सपोर्ट करने के लिए बाध्य हो जाए। ठीक है, सपोर्ट मिलता नहीं है। सपोर्ट लेने के लिए हम अपने एटीट्यूड को बदलना होता है, अपने पॉजिटिविटी लानी होती है। हम इन्वायरमेंट को इतना कूल बना देते हैं कि लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे भी हैं तो उनको भी चाहिए माँ 24 घंटा रहे, हस्बैंड को भी चाहिए कि अब जियो ज़ूरू करने वाली पत्नी रहे। सपोर्ट महिलाओं को जनरली मिलता नहीं है। सपोर्ट लेने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। और बेटे और बेटियों को जो भी हमने बनाया तो अपने दोस्त बनाना पड़ा। शुरुआती दौर में बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं, पर आप जब देखती है अपनी माँ को कि इतना स्ट्रगल कर रही है तो वो भी जानना सीख जाती है कि मुझे भी स्ट्रगल करना है, लाइफ में कुछ बनना है। और बच्चे अपने आप आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। आज तक मेरे बच्चे मुझे तुम नहीं बोला है कभी, क्योंकि हमने कभी किसी को तुम बोला ही नहीं अपने लाइफ में। तो जब हमने नहीं बोला तो मेरे बच्चे कभी तो जो आपने दिया वो बच्चों ने जो दिया, सोसाइटी से जो दिया, मेरे आजू बाजू जो लोग थे जिनको दिया, मुझे रिटर्न। अभी स्थिति है 35 इयर्स में कि लोग अपने नाती पोता को लेके आते हैं दिखाने के लिए और बोलते हैं मैडम कैसी हैं आप, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बदली। बोले शायद आपके नाती पोता भी बड़े हो जाएंगे तो बहुत बदलने वाली नहीं। यही पॉजिटिविटी को लेके चलना है। और एक चीज़ जो बहुत अमृता जी इम्पॉर्टेंट है कि महिलाएं जो बार बार कहती हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। सपोर्ट तो किसी को नहीं मिलता है। एग्जैक्टली मैम, यही बात, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो आपको हाथों हाथ ले लेगी। आपको लड़ना है। आपको इस जगह पे आप बैठी हैं, रातों रात आप नहीं बैठी हैं। आपको मैनेज करना है, अपना टाइम टेबल मैनेज करना है, अपनी रूटीन को व्यवस्थित करना है, अपने खान पान को करना है। अपने व्यक्तित्व को जब स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो आपके पास कौन आएगा? और तब तक आपका कोई साथ भी नहीं देता है। बिल्कुल। और ये जो लोगों को लगता है सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है, तरीके से मांगना पड़ता है। सपोर्ट लेने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। ऐसे मैंने अधिकतर महिलाओं को यही कहते सुना है कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे पर कर नहीं पाए क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि क्या ये सच में ये रियल रीज़न होता है या एक बहाना होता है कि हम कर नहीं पाए, या कई बार ऐसा होता है कि वो जेन्युइन रीज़न होता है कि फादर ने सपोर्ट नहीं किया? मैंने कई बार सुना कि फादर भी बच्चों का सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो भी फादर डिसाइड। हमारे समय में तो करते ही थे, आज भी बहुत बार मैं सुनती हूँ। तो क्या फादर का सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महिलाओं के व्यक्तित्व में? हाँ, फादर का भी करता है, हस्बैंड का भी करता है, बच्चों का भी करता है, सोसाइटी का भी करता है, रिलेटिव्स का भी करता है, सब चीज़ करता है। जो आपने एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट की कि महिलाएं कहती हैं, एक्चुअली डिफेंसिव एटीट्यूड है। जिनको आगे बढ़ना होता है ना, वो अपना रास्ता खुद ही, आप सीढ़ी से देखें ना, आप उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, वो अपने रास्ते को बदल के कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच जाती है। इसीलिए मैंने अभी वो लाइन भी पढ़ी थी मैम कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना बिल्कुल। अब ये कह देना कि मुझे मौका नहीं मिला, मौका तो किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल। मौका मिलने के लिए खुद को, और ये महिलाएं कह के अपने आप को डिफेंस में थोड़ी देर के लिए बचा लेती हैं। चाहे बच्चे भी, मैं पढ़ना चाहता था पढ़ नहीं पाया, किसी मना तो नहीं किया, चाहते तो सब लोग हैं, पढ़ोगे तभी तो। और पढ़ने वाले तो लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ के बन जाते। ऐसा नहीं कि हम लोगों को आज की तरह एसी मिलता था उस जमाने में, फैसिलिटी तो नहीं थी मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और शायद मैं जहाँ तक मुझे लगा कि उस समय ऐसे ऐसे कॉलेज में पढ़ाने गई
जहाँ के लोग खड़े नहीं होना चाहते थे, वैसे ही स्कूलों में जहाँ की बच्चियों को छू नहीं सकती थी। सच है ये बात कि मैं बड़ी गाड़ी से जाती थी, लेकिन स्लम एरिया में जब बच्चों के साथ बैठती थी तो जो खुशी लेके घर में आती थी, कई बार कहा भी जाता था कि क्या फ़ायदा आपकी पढ़ाई का, और आज पता चला कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा होता है। आप ग्रास रूट से बढ़िए, बच्चों को भी ये कहेंगे कि आप घबराइए मत कि आज हमने जो काम लिया है पूरा नहीं हो रहा है, आप पेशेंस रखिए। आप किसी पौधे को लगाते हैं तो रातों रात वो फूल नहीं देता है, हर दम उसको पानी डालना होता है, धूप दिखानी होती है, बहुत कुछ करना होता है, तब वो पौधा बड़ा होता है और खिलता है। हम लोग के पास पेशेंस नहीं है, आज लगाया कल फूल क्यों नहीं दे रहा है मम्मी उसमें, ऐसा नहीं होता है। चाहे फीमेल को लेके करे, बच्चों को लेके करे। और एक बात आपने बहुत अच्छी करी कि लोग जो है ना करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक बहाना करके खुद को संतुष्ट करते। ये उनकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली स्टेटमेंट होती बिल्कुल, है बिल्कुल। कि मुझे वो नहीं मिला जो मैं ये कर सकती थी। तो मुझे भी ऐसा कभी कभी फील बिल्कुल होता है। आप जितनी महिलाएं आज के डेट में जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, कोई भी महिला हमको ला के दिखा दीजिए जिसका फेवरेबल सिचुएशन रहा हो। बिल्कुल नहीं, उसको स्ट्रगल से नहीं गुजरना पड़ा हो और लोगों ने उंगलियां ना दिखाई हो, या बाहर में या परिवार में कभी ना कभी सुनना ना पड़ा हुआ तुम्हारी वजह से, बल्कि पुरुषों की तुलना में उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि पुरुषों के बारे में हम कहते हैं कि उनका तो काम ही वही है, उनको बाहर जाना है, पैसे कमाने हैं, और ये कहते हैं। महिलाओं के लिए ये ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो नहीं कीजिए। हाँ, लेकिन अपनी पीसी कर सकते हो को तो महिलाओं ने प्रूफ कर दिया है। और बात अगर करें तो आप भी महसूस करती हैं कि जब हम लोग किसी सेमिनार में जाते हैं तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, पुरुषों की कम। और एक समय था जब महिलाएं इक्की दुक्की कहीं बैठी रहती थी और बाकी सारे पुरुष रहते थे। सिमटी महिलाओं ने बदला तो है मैम, बदला है, बहुत बदला है। और बहुत लड़ी हैं वो अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ी हैं वो, और तब आगे आई हैं। लेकिन मैम इसी से रिलेटेड मैं आगे बात करूंगी कि आज के समय में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में बाहर आया है, मगर फिर भी उतनी बात नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि एक मन में वहम है। और स्पेशली जब बात महिलाओं की आती है तो सीधे उसको पागल ही करार दे देते हैं कि ये पागल हो गई है, और अब इसको डिप्रेशन का, अगर एंजाइटी की गोली किसी ने खा ली, अल्प्राजोलम किसी ने खा लिया, तो परिवार वाले ही उसको पागल साबित करने में लग जाते हैं पहले। तो मैम ये ऐसा क्यों ये अंतर है महिला और पुरुष के मेंटल हेल्थ में, जबकि दोनों में सेम समस्या है, फिर ऐसा क्यों है? देखिए, मेंटल हेल्थ एक इशू बना दिया गया है, टैबू जिसको कहते हैं कि पागलपन से नापा गया है। जबकि आज के डेट में हर 10 लोगों में से 7 व्यक्ति, या पुरुष हो या महिला, किसी न किसी मानसिक समस्या से गुजर रहे होते हैं। अगर आप बात करें तो हर घर में आपको एक ओसीडी के पेशेंट, फोबिया के, फियर के बहुत सारे डिजीज़ होंगे, उसके पेशेंट, आपको पैनिक अटैक होता रहता है, बहुत सी बीमारी, साइकोसोमेटिक, आप वॉमिटिंग करते हैं, बच्चे आप देख रहे हैं वॉमिटिंग कर रहे हैं, पेट फूल रहा है, ये सब क्या है? मेंटल हेल्थ की वजह से होता है। कुछ एक ऐसी भी प्रॉब्लम होती है महिलाओं को कि एक ही बार बार हाथ धोने ओसीडी हमने कहा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, बड़ी, और वो महिलाओं में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि होता है। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन के बाद ही होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम रिचुअल को बहुत गलत तरीके से हमें बताया जाता है, बड़ा किया जाता है, और जब उसमें हमें लगता है, एक हम इंसान जब डरा होता है, इनसिक्योर होता है, तो ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में ऑब्सेशन का मरीज हो जाता है। और ये बहुत बढ़ा हुआ है। हमने कहा कि अगर आप घर जाएंगे तो कोई ना कोई बच्चा, यहाँ तक कि आपकी मेड भी आएगी, उसको भी ओसीडी मिल जाएगा। लेकिन लोग छुपाते हैं, बढ़ जाता है जब मेंटल केस में, तब लोग उसको मतलब कहते हैं कि इलाज के लिए जाओ। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है कि आप बिल्कुल, जो शुरू में हमने कहा था कि अगर आप सर्दी के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो एंजाइटी के लिए क्यों नहीं? अच्छा, बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। आज की तारीख में अधिकतर लोगों को मैंने देखा वो कम सोते हैं कंपैरेटिवली। जो हम 8 घंटे का आइडियल टाइम ये करते हैं, उसके पीछे मोबाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। तो मैम, क्या ये मोबाइल जो है कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ कॉज कर रहा है?
ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा रीज़न है। छोटे बच्चों को कंसंट्रेशन ख़त्म हो चुका है, आँख में प्रॉब्लम आ रहा है, दिमाग पे असर कर रहा है, कान में लगा के चल रहे हैं तो ब्रेन तो इफेक्ट होगा ही होगा। दूसरी चीज़ कि मोबाइल ने हमारे लाइफस्टाइल को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। ना सुबह उठना है, ना टाइम पे सोना है, ना टहलने जाना है, ना अपने दोस्तों से बात करना है, ना ही अपने परिवार में किसी के साथ बैठ के एक समय आप किसी के घर में चले जाइए। आप खाने पर भी बुला रहा है तो पता चला कि आपके सारे के सारे लोग के हाथ में मोबाइल है, बात कोई नहीं कर रहा और है। पहले वो खाने का फोटो खींचेंगे, फिर आप खाने को शुरू पूजा करना। हाँ। अब मान लो आज ही करवा चौथ है आपका, आपके सारी महिलाओं का करवा चौथ जैसे ही मोबाइल पर चलेगा। बिल्कुल मोबाइल पे चलेगा और कल फेसबुक रंगा होगा। चलिए इसमें बुराई नहीं है, इसको भी हम अच्छा पॉजिटिव लेके कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसी बहाने कम से कम तैयार तो हो रही हैं, खुद के लिए प्यार तो बढ़ रहा है, सेल्फ आप रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, मेरे इसमें कोई बुराई नहीं लगता। अपने आप को आप जिंदा बता तो रही हैं, कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एक्सेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, खाना हो, कोई भी काम हो, मतलब किसी भी चीज़ का अति जो मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड जो हम कहते हैं। हाँ, बस आपके जवाब का एक सिंपल सा जवाब है कि प्रश्न का कि मेंटल हेल्थ कोई हवा ना बनाए। आपकी परेशानियां सबसे पहले अपने घर में साझा करें और पेरेंट्स से कहेंगे अपने बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा पूछें, बात करें। और बच्चे अगर कुछ बताते हो अपनी प्राइवेट बात तो डांटना डपटना मत शुरू कर दें, उसके कंधे पे हाथ रखें और बोले कि आपके साथ कोई भी गलती हुई मैं आपके साथ हूँ, तो आधी बीमारी तो बच्चे की वहीं ख़त्म हो जाएगी। वाइफ अगर शिकायत करे पति से मेरी मदर इन लॉ तंग कर रही है, अरे दोनों को समझा दो ना, क्यों लड़ाई करना है। पर ये चीज़ें नहीं होती है, हमारे यहाँ इतना ईगो क्लास होता है, ईगो मसाज करना तो हम लोग भूल चुके हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को एक टाइम टेबल कि आप टाइम टेबल मैनेजमेंट कर लें, मोबाइल का इस्तेमाल कम से मतलब करें, ज़रूरत के मुताबिक करें, बच्चों के साथ बैठें, अपनी परेशानियों को ज़रूर साझा करें, अपने पे केयर लिए। हम शुरू से ही हमारा है कि बी पॉजिटिव भी बोलते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचो। नकारात्मक बातें पता चल जाती है, अगर आप बहुत दुखी होते हो तो क्या हो गया आज तुम ऐसा पोस्ट क्यों डाले हो, दुखी हो क्या, पता चल जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि दुनिया आपको मदद नहीं करेगी। दुनिया आप अब रोएंगे तो आपसे दूरी बना लेगी, आप हंसेंगे आपके पास आके बैठेगी। तो हमेशा लाइफ में हमेशा याद रखें, चाहे अपना घर हो, बाहर हो, पोस्ट हो, सब में आपकी पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। लोग 10 मिनट के लिए आते हैं आपसे खुशी शेयर करने के लिए, और अगर आप दुखी हो रहे हैं तो आपसे लोग दूर हो जाएंगे। और ये जो आजकल के टीनेजर बच्चों का जो लाइफ है मैम, बहुत टफ होता जा रहा है। उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, पेरेंट्स ने अपनी ओवर एक्सपेक्टेशंस थोप रखी हैं, बच्चों की पर्सनल लाइफ है, मोबाइल है, और वो दुनिया को पूरा एक मुट्ठी में देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समय का टीनेजर और आज के समय का टीनेजर बहुत बदल गया है, और ओवर प्रेशर में कई बार बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं। मैंने ये भी देखा है बच्चों को कि वो विदाउट एनी रोक टोक गलत वीडियोस यानी कि पॉर्न वीडियोस की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिसका एक अल्टीमेट रिजल्ट जो रेप के केसेस के रूप में या मर्डर के रूप में सामने आ रहा है। तो ये एक अजीब तरह की समस्या, और हिंसा और नफरत इतनी ज़्यादा बच्चों में भर गई है। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे कम्युनल बातें करने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रिलीजियस ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं जो अभी उनको नहीं करना चाहिए, और अपने धर्म से प्यार करने की बजाय मतलब टीनेजर्स को मैंने देखा है दूसरे धर्म से नफरत उनको ज़्यादा वो सीख रहे हैं। तो ये जो एक दौर बदला है मैम, इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे और इसका क्या समाधान है, जो ये बहुत बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट ले रहे हैं माँ बाप की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होने पर, तो इसका क्या समाधान है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को बेहतर समझते हैं, आप बच्चों से उसकी क्षमता के अनुसार डिमांड करें। आप जो नहीं बन पाए बच्चों में मत खोजिए। आप कहेंगे कि मैं साइकिल चला के स्कूल जाता तो बच्चों को डॉक्टर बनाना बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप उम्मीद करें अपने बच्चों की एबिलिटी को देख के। हाँ, दूसरी चीज़, आपने बच्चों को अपने आराम के लिए मोबाइल दे दिया है, मुझे गप लड़ाना है, बेटा ले लो मोबाइल, जाओ आज पार्टी करनी है, बेटा ले जाओ ना मोबाइल, बात करो। जब बच्चा बड़ा होके एडिक्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया और गलत साइड पे चला गया। क्यों नहीं बच्चों को किताब पढ़ने की आदत डालते हैं, क्यों नहीं बच्चों को बैठ के हम
कुछ खेलते हैं, क्योंकि कैरम हम खेलते खुद हैं। नहीं पढ़ते मैम, इसलिए बिल्कुल। उनको बता नहीं पाते और वो बिल्कुल। फॉलो ही नहीं करेंगे जब हम खुद नहीं करेंगे उस और चीज़ कितनी माँ है जो अपने बच्चों से, कितने फादर हैं जो अपने बच्चे टीनेज होते हुए बच्चे से बात करते हैं कि तुम्हारे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या तुम अपोजिट सेक्स के प्रति जो हो हम लोगों ने Attraction आ रहा है। हवा बना दिया है उसको। बच्चे जिस चीज को छुपाएंगे वो देखेंगे ही। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल था मैम, सैनिटरी पैड का एड जी जब हर घर में चलता था तो हम कहते थे कि ये बच्चे पूछते थे कि ये क्या है, तो माओ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते थे, फादर्स के भी बदल जाते थे। तो वो बच्चों ने उसको ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते कई चीजें उन्होंने ढूंढ निकाली। लेकिन आज वो समय बदला भी है और अब बच्चे खुलकर पूछने लगे हैं। लेकिन मैम एक चीज जो फील हुआ कि आज भी जब बच्चों के, लड़कों के बॉडी चेंजेस की बात होती है या लड़कियों के शारीरिक बदलाव की बात होती है तो माओ में भी हेजिटेशन है और फादर्स में तो है ही। तो इसका नतीजा ये है कि बच्चे मोबाइल में ढूंढ रहे हैं उसी चीज को और गलत चीजों में अपने शरीर देखिए को। बच्चे एक्सपेरिमेंटिंग नेचर के होते हैं, हर उस चीज को जानना चाहते हैं जो छुपाया जो जाता छुपाई है। जाती है, ठीक है, आखिर छुपा आप छुपाई क्यों छुपाई जा सही रही है। बात। दूसरी चीज के पेरेंट्स पता नहीं क्यों खुद बड़े नहीं हुए हैं, कितनी तकलीफों से उनके बॉडी के जो Exactly. हाँ परिवर्तन हुए तो उन्होंने कितनी परेशानी झेली थी। वो नहीं होता है कि अपने बच्चों से, खास करके फादर से भी बोलेंगे कि लड़कियों को अगर मेनोपॉज होता है, सॉरी पीरियड्स होता है तो लड़कों के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नाइट फॉल होता है, बहुत सी चीजें उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। बहुत शर्म की बात है। तो वो बच्चा किससे पूछता है? अपने पीयर ग्रुप से। पीयर ग्रुप जिसको खुद कुछ पता नहीं है। अब वो पीयर ग्रुप बताता है कि तुम परेशान है, चलो कोई नशा कर लेते हैं। और कब नशे की दलदल में उनका बच्चा पड़ जाता है, कब गलत साइट में पड़ जाता है, कब गलत लोग उसको, आपने कहा ना मोबाइल में कुछ ऐप ऐसे बने हुए हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अगर आप डिप्रेशन की बात करते हैं तो 5 लोगों का ग्रुप है आपको हायर करता है और फिर आपको इस डिप्रेशन में ले जाता है कि आपके पैसे तक को खाली करता है। आपने कहा बच्चों में एग्रेशन क्यों नहीं होगा? खान पान तो फास्ट फूड है, कोई फल नहीं खाना, कोई मतलब कुछ भी चीज ऐसा नहीं है। नेचर के पास, नेचर से भी दूर है बच्चे, बिल्कुल नेचर के क्लोज नहीं है। अभी तो बच्चों की बात करें तो कहेंगे क्या पूजा पाठ होता है। अरे तुमने तो संस्कार अपने माँ फादर को प्रणाम नहीं करते हो, तुम भगवान को क्या करोगे? तो ये हम लोग खुद महिलाएं जो हैं बहुत मॉडर्न हो गई हैं। अभी बोलेंगे क्या पूजा क्या पाठ, अरे है आज भी कल्चर और संस्कार है। वही है ना कि आप अपने, अगर आप अपने कल्चर को छोड़ देते हैं, अपने संस्कार को छोड़ेंगे तो नेक्स्ट पीढ़ी भी उस चीज को छोड़ देगी। तो हमें अभी ये जो आपने कही इसका सारे का टोटल एक ही चीज लाके कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ को कोई इशू नहीं बनाना है। शरीर हमारा है, मन पड़ोसी का नहीं है। दोनों जब हमारा है तो दोनों का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप पर पेट की बीमारी हो या दिमाग की, हमेशा याद रखिए कि अगर आपका मन बीमार होता है, शरीर बीमारियों से भर जाएगा। अगर शरीर बीमार पड़ता है तो आप बिल्कुल डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और पता नहीं दुनिया में कितनी मानसिक परेशानियों से गुजर जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि अगर शुरुआती दौर में आपको कुछ भी लगे कि आप परेशान चल रहे हैं मानसिक रूप से, आप तनाव में, बच्चा चल रहा है, आप चल रहे हैं, घर के बुजुर्ग चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल का सहायता लें। और आप इस फील्ड में काम कर चुकी हैं जो पीरियड्स के लिए, हमने आपके साथ बहुत हम लोगों ने ऐसा देखा है जहाँ बच्चों की समस्याएं बात करते करते निकली और इतनी निकली कि हम लोगों को लगा कि हम लोगों को तो और तह में जाने की ज़रूरत है। तो ये खुलापन जो होता है ना, जब बात करेंगे तब तो बात होएगी ना। बात में मेंटल हेल्थ इसलिए भी छुपा हुआ रह गया क्योंकि जैसे हम लोग मेंस्ट्रुअल हेल्थ को छुपा के रखते रहे, वैसे हमने मेंटल हेल्थ भी छुपा के रखा। अच्छा मैम, एक और सवाल है, कई बार हमने सुना हिस्टीरिया एक वर्ड आता है, तो अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं में ही हिस्टीरिया होता है, अधिकतर महिलाएं हिस्टीरियक होती हैं। तो ये जो एक टैबू है, ये कहाँ तक सही है और इसके बारे में आप थोड़ा देखिए, हार्मोनल चेंज होता है, महिला पुरुष दोनों में होता है। ठीक है, पुरुष तो अपना खेलने चले गए मैदान में, अपने प्रॉब्लम को दोस्तों से शेयर कर लिया। लड़कियां बेचारी घर में रहती हैं, ना माँ बाप समझने की कोशिश करते हैं, ना बड़ा कोई घर में समझ नहीं करता। बंदिशें भी बहुत, बंदिशें इतनी ज़्यादा है तो हार्मोनल चेंज होगा तो बट स्वाभाविक से कभी चक्कर आएगा, कभी गिर जाएंगी, तो हम लोग उसको कहते हैं हिस्टीरिया, बड़ी गंदी रोग है। अरे कुछ नहीं है, हमारा क्या ये शरीर अपना बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो उसके वजह से आपका जो हार्मोन्स है, मान लो आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव हार्मोन्स आता है जो आपके आपके
आपका जो केमिकल है उसको डाउन करता है। जब आपके केमिकल डाउन होते हैं तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये जो आपने कहा हिस्टीरिया, एक तरह से वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। हमारी परेशानी का नतीजा, आप कहते हैं ना गैस्ट्रिक हो गया, बड़ा शान से हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक। अरे गैस्ट्रिक क्यों हुआ? तनाव में रह रहे थे, गुस्सा में थे, तो गैस्ट्रिक हो रहा है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गैस्ट्रिक के लिए डॉक्टर के पास चलेंगे, तनाव के लिए नहीं जाएंगे। वो गैस की दवा खाएंगे, गैस की दवा खाएंगे, लेकिन अगर डॉक्टर के किसी बाद ने ये कह दिया कि गैस का टेंशन से कोई लेना देना है, तो फिर परिवार वाले उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अभी हमने बहुत सारे बच्चों को, माँ बाप को कहते सुना है, अरे हम लोग को भी तो होता था परेशानी, हाँ। ठीक हो जाएगा, चलो। ये एक अलग बात है कि हर माँ बाप अगर बच्चा कुछ रोना अपना बताने आया हो तो कहते कि हमें तो ऐसे होता था, हमें तो ये सब नहीं होता था। और इनको पता ही नहीं कि आपका जमाना कुछ और था, ये मोबाइल के जमाने में आप फास्ट लाइफ में जी रहे हैं। अभी अच्छा, उनको मैम, परेशानियां ज्यादा है। ये जो इतनी टेंशन वाली बातें होती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, आपका तो प्रोफेशन ही रहा है, पूरे दिन आप टेंशन, तो मैम इस पूरे माहौल में आप अपने आप को खुश कैसे रखती हैं? मेरे को ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ उनसे मिलके, और एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है मेरी कि अगर कोई ठीक होता है और कोई ये विश्वास करके मेरे पास आता है कि मैं इनके पास ठीक हो गया हूँ, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। और यही आपको बहुत खुशी ये बिल्कुल, और एक मेरी आदत सी भी हो गई। कहते हैं ना, जो आदत करोगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा बॉडी। तो मुस्कुराने की कई बार लोगों ने कहा कि आप क्या ही फेक तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, रियल आता है। हम ऐसे ही हैं। हम ऐसे ही हैं। और हंसने के लिए दिखावा कितना देर चलेगा, लेकिन अंदर से आप खुश होएंगे, आप किसी को अच्छा करेंगे, आप अपने लाइफ में अचीव करेंगे, आप में पॉजिटिविटी रहेगी, तो आप अपने आप और आप मैम इतना सोशली एक्टिव रहती हैं, इतना मतलब हर बड़े कार्यक्रम में अगर आपको कोई बुलाता है तो आप ज़रूर कोशिश करती हैं कि उनको मतलब उदास न करें और ज़रूर जाएं। तो इतने बिजी शेड्यूल में से ये सब कुछ निकालना, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना, पेशेंट्स को मैनेज करना, तो ये इसके लिए कुछ अलग से मंत्र है आपके पास या? कोई मंत्र नहीं है, लेकिन टाइम टेबल का हम बहुत ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, ये नहीं है कि आप अगर आज आप पेशेंट नहीं देख पाए तो आप शाम को नहीं देखेंगे या मॉर्निंग में नहीं देखेंगे। हम खुद को मैनेज कर लेते हैं, और मेरे को लगता है कि ये तो कनेक्शन है, एक दूसरे के प्रोग्राम में जाना, मिलना, एक दूसरे को, ये एक लाइफ है। और पॉजिटिविटी हमको, आप लोगों से मिलते हैं, आप स्लम एरिया में भी मेरे साथ गई हैं, आपके साथ भी कई जगह, और तब हमने महसूस किया कि प्रॉब्लम सिर्फ रईसों के घर में नहीं है, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके पास भी उतना ही प्रॉब्लम है। तो एक हमेशा मेरा एक खास चीज़ रहा कि पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव सोचेंगे तो। फिल्में देखती हैं? बहुत पसंद है फिल्म देखना, गाना सुनना, दुनिया का सब बढ़िया चीज़ करना मेरे को, दोस्ती करना, पार्टी करना, घूमना भी आपको? घूमना भी बहुत पसंद है हमको। तो लगता है हर साल आपके वीडियोस देखती रहती हूं। हाँ, विदेश भी जाने में बहुत, पूरे वर्ल्ड का, मेरे ख्याल से अभी वर्ल्ड का कोई कोना नहीं होगा जो नहीं जा पाए। तो मुझे लगता है अगर आपके पास सामर्थ्य है। फेवरेट प्लेस कौन सा है? मतलब इंडिया में? नहीं, कहीं भी आपको सबसे ज्यादा पसंद? स्विट्जरलैंड अधिकतर लोगों का ड्रीम। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, और 15 दिन वहाँ रहने के बाद मैं देख रही थी। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। और लगा कि, और बाहर जाने से थोड़ा सा ये होता है कि हम जब वहाँ से आते हैं तो लगता है हमारा देश कितना अच्छा है, कितना कंफर्टेबल है, कितना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। सही बात है, हमारी जब आप बाहर होते हैं तब अपने और देश दूसरी जो सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम है, आप एज ए महिला, पॉपुलेशन, एक बेटी है तो एक 2 बेटा और पैदा कर दो। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और घर में आप अगर जितने आपके बच्चों को सुविधा दे सकते हैं उससे आप वंचित हो जाते हैं। और यहाँ बाहर निकलिए ना तो आपको भीड़ में ऐसे खो जाइएगा, लगता है कि आधी बीमारी तो वहीं से आ जाए। और मैम वो जो आपने बेटा वाली बात बोली वो तो कंपलसरी है। अगर आपका बेटा नहीं हुआ तो उसके लिए 4 बेटियों पर रुक नहीं सकते, वो कंटिन्यू रखना है। आपका भी देखा, एक बेटी है आपको? तो एक ही बेटी, और मेरी बेटियों की भी एक बेटी है। और उन्होंने कहा कि मैं बेटी हूँ, मैं यहाँ पहुँची हूँ, मेरी बेटियाँ भी। और आज के डेट में आप मैंने देखा भी होगा कि मतलब दोनों जो नातिन जो है वो कितनी एक्सपर्ट है। हो सकता है बेटा वो बेटी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग उस पर परेशान। और हम लोगों को भी ये आप लोगों को बताना होगा कि बेटा और बेटी दोनों ही बराबर होते हैं। और सच पूछे तो बेटियां तो माँ की फीलिंग्स को भी समझती हैं, बेटे के पास तो टाइम भी नहीं होता। कुछ लोग तो पहले कहते थे मैम कि जो आप जिउतिया व्रत हमारे यहाँ होता है तो जिनको बेटा नहीं है वो उन्हें ये व्रत क्यों करना है, ये पहले भी कहते थे। लेकिन अब तो समय बदल गया, अब तो हर कोई कर रहा है, तो सब कर रहा है।
नहीं, और मैम आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? आप किसको पसंद करती हैं आप सबसे ज्यादा? पुराने में, नए में? किस? राजेंद्र कुमार को शुरू में। राजेंद्र कुमार, रोमांटिक हीरो को। तब तो आप रोमांटिक गाने भी हाँ, सुनते और हो। महिलाओं का बात करें तो मीना कुमारी तो ऐसे ही अच्छी लगती। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला नहीं, मतलब नहीं। मीना कुमारी और मधुबाला, ये दो तो बहुत ही। तो मैं बस एक चीज आपको अमृता जी बोलना है, आपके थ्रू की मेंटल हेल्थ को हवा ना बनाए। शुरुआत में आप अपने फैमिली में, आपके फैमिली, आप जो हम हैं जो अपने बच्चों के सबसे पहले डॉक्टर हैं। बाहर जाने की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए आप डॉक्टर के यहाँ जाती हैं तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कराएं। तो मैम एक चीज़ है, जब आप साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ की बात करते हो, क्या आज के समय में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी अपने बच्चों के लिए सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए और बहुत सीरियसली करने चाहिए और सबको पार्टिसिपेट कराना चाहिए ताकि बच्चे थोड़े हल्के? देखिए आजकल तो जो आपने पिछले साल का थीम भी देखा था मेंटल हेल्थ का, कि हमारा जो पूरा अधिकार है मेंटल हेल्थ, ठीक है ना। और हर अस्पताल में, ऑफिस में, इंडियन ऑयल में मैं कंसल्टेंट हूँ, आपको पता नहीं होगा शायद। नहीं, तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें मेरा अपना अच्छा चैम्बर बना हुआ है वहाँ, और वहाँ मैं ऑनलाइन या जैसे भी ऑफलाइन मतलब करती हूँ। तो और उनके एम्प्लॉयज़ को, हाँ, उनके एम्प्लॉयज़ को करते हैं। कंपलसरी हो चुका है कि बड़े बड़े जो कंपनी है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें उनका मेंटल हेल्थ जो है, क्योंकि इस बार का जो थीम है कि कार्यस्थल पे मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता, इस साल का। हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर है, पहले से ही है। हाँ, पहले ही से है मैम, आपको शायद याद होना नहीं भी हो। चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम स्कूल में भी टीचर को, बच्चे को, घर में भी, हमको तो लगता है हम पूरे पटना के स्कूल में कर चुके हैं जो भी बच्चों का करते हैं आप लोग, काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। एक्चुअली बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। और एक चीज़ और बता दें, काउंसलिंग किस थोड़े लोगों पे काम होता है, थेरेपी होती है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। एक गांव की औरत की काउंसलिंग और थेरेपी और एक शहर की औरत में, दोनों में फ़र्क आ जाता है। एक मेंटल केस का अलग हो जाता है, एक डिप्रेशन बोल देते हैं, डिप्रेशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है। ऑब्सेशन भी इसी तरह का है, बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर है। बच्चे आजकल कितने जब परिवार भी बहुत टूट रहे हैं मैम, तलाक के केसेस को अगर आप उठाकर देख लें तो पहले की कंपैरिजन में ये मतलब एकदम एक्सट्रीम पर है। तो ये परिवार टूटना, पति पत्नी के बीच में पूरा कलेश होना और पूरा एकदम सब कुछ स्पॉइल कर देना, और उसका सीधा सीधा असर उनके बच्चों पर हो रहा है। तो ये, इसको रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए थे? बहुत दुखद है आपने जो बताया, क्योंकि परिवार दो जो पति पत्नी होते हैं सिर्फ नहीं होते, दो परिवारों का संगम होता है। बहुत लोग जुड़े होते हैं उसमें, और बाद में बच्चे जुड़ जाते हैं, माँ बाप जरूर अलग हो जाते हैं, दूसरी शादी भी कर लेते हैं या फिर भी कर लेते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बच्चे पे इतना पड़ता है कि पूरी ज़िंदगी अपने आप को उस ट्रॉमा से नहीं निकाल पाता है, उसको मानसिक बीमार बना देते। इसका बहुत बड़ा कारण है हम लोगों का फॉल्स ईगो। हम लोग ज़्यादा है कि आप कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, तुम बाहर जा रही हो, तुम क्या, शक की दीवारें, एक दूसरे पे विश्वास करना खत्म। ऊपर से मोबाइल चेक करना, और मोबाइल के थ्रू भी बहुत कुछ कहानियां बन रही हैं। हाँ, तो ये जब मोबाइल की बात आती है, जब आप विश्वास कर लेंगे तो आपके भी मोबाइल पड़े हैं, पत्नी के भी पड़े हैं, देख लो। लेकिन जब एक दूसरे दोनों लॉक लगा के रखते हैं ना मैम घर पे। हाँ, तो क्यों? क्योंकि शक करते हैं ना। आप प्यार से बात करेंगे तो शायद नहीं होगा, बच्चों को भी करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये जो पारिवारिक कलेश हो रहा है, इसको तोड़ने का ये समाधान है कि मोबाइल को ओपन रखा जाए पति पत्नी के लिए? नहीं, ये समाधान तो नहीं है। पति पत्नी को एक दूसरे का चेक ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, विश्वास बहुत बड़ी नहीं, आप पति पत्नी पर इतना विश्वास कीजिए कि चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मैंने तो सुना मैम कि आजकल फेसबुक पर पति और पत्नी एक दूसरे का फ्रेंड बनकर और उन्हीं दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं फिर कि कहीं वो मेरे से दोस्ती तो ना कर रहा है। इसका दो कारण है, कहानियां भी आती हैं। अमृता जी, दो चीज है। शादियां हो जाती हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं होता और इमोशनल कनेक्शन नहीं हो पाता। इमोशनल कनेक्शन ही आपको एक दूसरे पे विश्वास दिलाता है। तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, तुम्हारा बाप, मेरी माँ,
ये जो जब तक चलता रहेगा लड़ाइयाँ होती रहेंगी। ऊपर से अगर पति हैं मैम तो वो बात भी करेंगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप, और उनके माँ उनके बाप को तो मम्मी पापा से ऊपर आप बोल ही नहीं सकते नीचे कुछ भी। तो फिर क्लेश तो शुरू हो गया। ही होता है। अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपको बता दें कि मैं इसमें कोर्ट में भी हूँ और ये शादी के तोड़ाव को जुड़ाव करने का काम करती हूँ। तो उसमें यही है कि ईगो मसाज बहुत ज़रूरी है। अगर अगला चिल्ला रहा है तो थोड़ा सा आप शांत होइए, वो चिल्ला रहा है तो थोड़ा सा आप शांत होइए। तो कहीं ना कहीं जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे की इमोशन की कदर करते हैं, तो एक्स्ट्रा अफेयर भी नहीं होगा, शक भी नहीं होगा, मोबाइल के चेक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उस घर का माहौल इतना कूल होगा, भविष्य बर्बाद नहीं। वही कहा ना कि घर का एनवायरनमेंट इतना कूल होगा कि आपके बच्चे संतुष्ट होंगे और वो गलत काम। देखिए आप जितने केसेस आते हैं टीनेज के, पता चलता है कि वो लड़कियां किसी और अफेयर क्यों कर रही थी, क्योंकि घर में ही प्यार नहीं था। जब घर में आपको उनको माँ बाप उनको समझता है, उनकी फीलिंग्स को बताता है कि हाँ बेटा तुम्हारे साथ है, अभी पढ़ाई करो, बच्चे समझेंगे। लेकिन 24 घंटा कैरेक्टर पर बात किया। कल ही एक लड़की आई थी जिसकी मम्मी बोली थी कैरेक्टरलेस। बताइए उस बच्चे पे क्या असर करेगा। मैम आपने टीनेज बच्चियों की बात करी है, ये आजकल मोबाइल पर ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। बच्चियां समझ नहीं रही हैं, उनको मोटिवेट करके उनका न्यूड वीडियोस लीक करा देना, या फिर एक और बड़ा सवाल है मैम जो सदियों से चल रहा है कि आपको 4 साल 5 साल कोई आदमी सेक्सुअली एक्सप्लॉयट कैसे कर सकता है शादी का झांसा देके, और आप उस झांसे में कैसे आ रहे हैं। तो इस तरह की भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है, क्योंकि अगर कोई उस पर इतना भरोसा कर रहे हो कि तुम अपना सब कुछ दे रहे हो, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है मैम, टीनेजर में भी और अपर लोगों में भी क्या कहना? देखिए पहली चीज़ कि इंसान को अपने लिमिटेशंस को तो समझना ही चाहिए जी, हमारी जो सोशल मर्यादा है, हाँ उसको तो समझना ही चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पर जो केसेस की बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा अगर एक भी 2 केस अगर शुरू करें हम लोग तो। लड़के या लड़कियाँ प्यार में ऑब्सेस हो गए, बिल्कुल एक तरह की डिजीज है कि वो लात भी मार रहा है ना तो भी उसके पीछे दौड़ेंगे। और ये फिजिकल होने का एक बड़ा नया चलन हो गया है और इसको बहुत हल्के में ले लिया गया है। अब उसकी कोई कद्र नहीं रह गई। ये नतीजा हो रहा है कि रिश्ते टूटने में 2 मिनट लगता है। शादी के पहले भी प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि आपका रिलेशन को कैसे मेंटेन करें। बहुत सी चीज़ें हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली मैम कि अगर शादी से पहले, शादी फिक्स होने के बाद लड़का और लड़की साइकोथेरेपी वो कर लें, एक बार बात कर लें साइकोलॉजिस्ट से, तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। उनकी हर कमी और उनका हर स्ट्रेंथ एक दूसरे के सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी है। अगर सच पूछिए तो जितना फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर की ज़रूरत उतना मेंटल हेल्थ के लिए। हाँ, लेकिन हमेशा एक चीज़ कि स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी आपके साइकोथेरेपिस्ट हो वो मैच्योर्ड हो, उनके पास एक अच्छा अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो। हाँ, लड़कियों के स्कूल में या कॉलेज में मेल नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो खुल के बात नहीं कर नहीं, और बॉडी लैंग्वेज भी गलत हो सकता है। इसलिए बहुत सी चीज़ों को ध्यान देना। इस बात पे हमने कई बार चर्चा भी की और हम लोगों ने तो बहुत सी बातें की हैं। मी टू से लेके कहाँ भी छोड़ा नहीं है। हम लोग अगर बात करें तो एक टॉपिक के लिए दिन चाहिए। अगर एक डिप्रेशन की बात करें तो पूरा दिन डिप्रेशन, ओसीडी की बात करें तो पूरा दिन, सिजोफ्रेनिया की बात करें तो मेरे को लगता है अगर केस स्टडी हम लोग करने लगे तो शायद ख़त्म ही ना हो। क्योंकि हर दिन मैं 8 लोग को देखती हूँ, चाहे सुबह देखो या शाम। उस 8 लोगों कि सोचिए कि आपको हर साल कितने लोग होते हैं। और मैंने मैं जो भी उन लोगों को टेस्ट लेती हूँ बिल्कुल मिनट में लेती हूँ ताकि प्रोजेक्टिव, क्योंकि उनको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, पैसा दोबारा के लिए नहीं बुलाना है कि कल तुम और टेस्ट। बिल्कुल सारा चीज़ मेरे 1 घंटे में होता है। हाँ, बहुत ज़रूरी है तो 2nd 3rd सेशन मेरे पास जो आए हैं अगर उनको बात करें तो पता चला कि उनको बहुत सेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ी, क्योंकि प्रोफेशनल से ज़्यादा एक ह्यूमैनिटी होती है, इमोशनल सपोर्ट होता है और रैपो स्टेब्लिश्ड होता है, जहाँ हम महसूस करें कि वो मेरे लिए ज़्यादा सोचती हैं और पूरा रो दो इनके पास तो आधी बीमारी तो वहीं चली जाती है। अच्छा मैम, आपके बच्चे हैं
तो कभी इतना मतलब इतना काम करती हैं आप इसमें, कभी अपने बच्चों के मामले में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जब आपको उनको बताना पड़ा कि, और आपको लगा कि अब मेरी पढ़ाई वाकई में सार्थक हुई जब मुझे अपने बच्चों को हैंडल, क्योंकि हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ता है मैम। तो एक स्टोरी बता देते हैं। मेरा एक कॉलम आता था मन की उलझन, उस समय मेरी बेटी बड़ी हो चुकी थी, टीनेज थी, तो थोड़ा लगता था कि भगाव तो होना ही है बच्चों को, किसको रोक लेंगे, आप पानी के बहाव को भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल। तो मैंने अपना लेटर उसको दे दिया, लव लेटर, कि सारे पढ़ के और बताओ कि इस लड़की को भागना चाहिए या करना चाहिए, ये गलत स्टेप लेना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि मैच्योरिटी आ गई। उसने मेरा ही जवाब आधा से ज़्यादा तो उसी का दिया हुआ रहता था। और वो हाँ बहुत फ़ायदा किया, क्योंकि आप बता रहे हैं बच्चों को खुल के कि देखो तो ये प्यार कर रही है, 2 लड़के इसके साथ है, क्या करना चाहिए। हाँ हाँ ये बहुत गलत, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आई, ऐसा है कि नहीं आता है, आता है बच्चों के साथ, लेकिन आप हैंडल करने का अगर तरीका बहुत पॉजिटिवली रहे तो बच्चे अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, और फिर वही बच्चे भविष्य में बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, जैसे आपके बच्चे ऐसे बोलता है लोग लव मैरिज, अरे लव मैरिज की एक उम्र के बाद करना क्या ही बुराई है, हमको तो नहीं लग रहा है। हाँ, अभी मैं जस्ट उस पर आने वाली थी कि मैम जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज भी समाज लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात हो तो वो भड़काता है लोगों को कि तुमने अरेंज मैरिज किया होता तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आती, तुमने लव मैरिज किया है इसलिए ऐसा हो गया, लव मैरिज वालों को ये नहीं आता है। लव मैरिज तो लव मैरिज अच्छा नहीं होता और अरेंज मैरिज अच्छा होता है, ये किसने डिसाइड किया है? मैं कहाँ से निकल के हम लोगों ने डिसाइड किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस रिश्ते को अच्छे से निभा सकते हैं वो लव मैरिज हो। मेरे तीनों बच्चों ने लव मैरिज किया है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस पे आपने विश्वास किया आप उसको बरकरार रखने के लिए आपने कितना मैच्योर डिसीजन लिया है। बच्चे की तरह नहीं आप 12वीं पढ़ रहे हैं और आपने अफेयर कर लिया, और अफेयर कर लिया, घर से भाग गए और उसपर से मोबाइल पर फोटो बना के मदर फादर को भेज रहे हैं, वीडियो बना के पूरी दुनिया को। मैच्योरिटी नहीं हुआ, इमैच्योर डिसीजंस है। माँ बाप से बात करो, क्या हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो वो मुझे लगता है। और अभिभावकों को भी चाहिए भाई अपने बच्चों के साथ बैठिए तो बात तो कीजिए। तो अड़ जाते हैं ना मैम, उसी में तो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ये भी तो एक समस्या है। देखिए हमेशा हमने कहा कि बच्चे कब भटकते हैं, जब आपको घर में प्यार नहीं मिलता है। अगर घर में उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, उनको सपोर्ट मिले, बच्चे खुल के बताएंगे मम्मी हम इस लड़के को पसंद करते हैं, पापा हम इस लड़के को पसंद करते हैं। मेरा भी यही मान, एक उम्र के बाद बच्चों से दोस्ती बात कर ले, और जब हम दोस्त बन जाते हैं तो फिर बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, वो बिना आपसे पूछे कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही कहा। बहुत गंभीर बातें हो गई मैम, अब थोड़ा हम लोग हंसी मजाक की बात करते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में तो बस सादा ही खाना अच्छा लगता है, फ्रूट्स ज्यादा जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप ज्यादा हेल्दी खाना खाती हैं, तो उस हेल्दी खाने में आप सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? मीठा तो बहुत पसंद है। मीठा बहुत लेकिन आपको देख के लगता नहीं है मैम कि आप मीठा बहुत ज्यादा खाती होंगी। उसमें भी बैलेंस है मेरा। अच्छा, उसमें भी बैलेंस है। हमको पता होना चाहिए कि मेरे वेट कितने हैं और उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब टेस्ट के लिए आप सब हाँ। कुछ और दूसरी चीज़ की खाना के साथ साथ मेरा रूटीन बहुत ही, जैसे लोग बोलते हैं ना जिम जाओ, मुझे नहीं लगता है कि हम अपने काम को करेंगे तो मुझे जिम जाने की जरूरत है। खुद को एक्टिव रखिए, उम्र को मत देखिए। कई बार लोगों ने आप कितने उम्र की हैं बताएंगे, हम बोले यार 60 से ऊपर हो गए, कई बार बोला हमने तो वीडियो भी बना दिया। आप कितनी बार पूछोगे? उम्र, एक्सपीरियंस जो गेन किया वो मेरी उम्र को बताती है, मुझे उम्र से कोई शर्म नहीं। जस्ट नंबर, आप नंबर है। और हमने अगर हम 60 साल में कुछ हासिल नहीं किया तो शर्माना चाहिए कि वो मेरी उम्र इतनी हो गई, हमने तो कुछ किया नहीं। तो मैं भाई अभी 50 की हूँ पर मैंने किया, कहाँ छुपाऊँ अपनी डिग्री को, कहाँ अपने एक्सपीरियंस को। 35 साल से तो मैं काम कर रही हूँ, तो कैसे कह दूँ कि मैं 40 साल। वही छुपाएगा ना मैम, जिसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास बताने के लिए इतना कुछ है तो वो 60 साल वैसे ही काउंट हो जाने हैं, तो फिर क्यों छुपाना है? बिल्कुल। और मेरी एक किताब भी आई हुई है मन की उलझन, आपने शायद नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। लाना चाहिए था मुझे देती मैम। और हाँ नहीं बिल्कुल, थोड़ी मेरे को भूल गई मैं। और गवर्नर की मैडम में भी, जो उनके पास भी सारी जगह कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ बुक नहीं गई और लोगों ने पसंद नहीं किया। उसके पहले मेरा एक किताब था डॉक्टर मैं क्या करूँ, जो शायद हर घर में आपको मिल जाएगा और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन उनको वहीं मिल जाता है। माँ गुस्सैल है तो अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उन्हें क्या करना है,
वो बीमारी है, उसमें क्या करना है, कैसे अपने को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपके पास आसानी से मिल जाती हैं। और मेरा कोई इसमें कोई पर्सनल गेन करना नहीं है, बस लोगों के पास ये जाए तो शायद यही मेरा अचीवमेंट है। और आपकी भी यही उम्मीद होगी कि हम जो कर रहे हैं वो लोग जाने, और वो हमें बहुत खुशी देती है। आप किसी को भी पॉजिटिवली, ईमानदारी से कुछ भी देते हैं ना, तो रिटर्न में आपको वही पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। ये आपने कहा, ये गिव एंड टेक का रिलेशन है मैम, जो हम देंगे वही वापस हमें। खाना खाएं, कम खाएं, ज़्यादा खाएं, लेकिन खुशी खुशी खाते हैं, वो खाना भी आपको लग जाता है। तो मैम आपके साथ जल्दी जल्दी में कुछ रैपिड फायर करते हैं। मैं 5 शब्द बोलूंगी और आप अपने लाइफ में उन 5 शब्द को कैसे लेती हैं, बस आपको वो बताना है। जैसे अगर सपोज करिए मैं बात करूं कि हैप्पीनेस आपके लिए क्या है, मतलब आपके लाइफ में हैप्पीनेस का क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हैप्पीनेस नहीं है तो लाइफ में सच पूछे तो अंधकार है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्या हर के लिए। लाइफ को आप कैसे लेती हैं मैम? लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ एंजॉय करके भी कर सकते हैं। और लाइफ को हम जितना ज़्यादा उसको भारी बनाएंगे ना, उतना ही भारी बनते जाएगा। एंजॉय करिए, लाइफ जीने के लिए मिला है, मज़े लीजिए। ट्रैवल के बारे में आपको क्या लगता है? ट्रैवल आपको कितना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हम जब बाहर जाते हैं तो दुनिया को देखते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि हम में क्या कमी है, दुनिया में क्या है। तो जब हम एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा लेते हैं, हमारे अंदर उतनी ही पोटेंशियलिटी आती है। फैमिली, अगर फैमिली को एक शब्द में हम आपसे पूछे तो? फैमिली से बड़ा कोई नहीं है। आप कहीं से तकलीफ़ में, खुशी में जो शेयर फैमिली के साथ इंसान कर सकता है, दुनिया में कहीं नहीं। अगर परिवार में आप खुश हैं ना, तो बाहर के 10 बात को भी अपना नज़रअंदाज कर देंगी। लेकिन अगर परिवार ही ऐसा जगह है जहाँ पर आप सारी तकलीफ़ों से गुजर के आएँ और थोड़ा सा मुस्कुराहट, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा कंधे पे हाथ मिलता है ना, तो लगता है सारी थकान ही दूर हो गई। सक्सेस अगर एक वर्ड है मैम, तो सक्सेस का क्या मतलब, आपके नज़र में सक्सेस क्या है? सक्सेस के लिए हमें हर दिन लगना पड़ता है, और सक्सेस एक दिन की एक प्रोसेस है। जिस तरह कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता है, सक्सेस भी एक दिन का नहीं है। आप अपना काम करते जाइए, सफलता मिलती जाएगी, लोग वाह वाह करेंगे, आपका एनर्जी बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप शाइन करने लगेंगे और आप बिल्कुल मेंटली रिलैक्स्ड हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, जब इतनी सारी बातें हुई, मेंटल हेल्थ पर हमने बात करी, बच्चों पर बात करी, तो आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी लास्ट में, जो सोसाइटी को लगे कि हाँ ये मैसेज जो है ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस दौर से गुजर रहा है? क्योंकि कहता तो कोई नहीं है, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ है जो रह गया है, वो कसक जो है मैम, उसके लिए एक मैसेज आप? सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव। आप हमेशा अपने अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकालिए, आपको रिटर्न में मिलने वाला है। दूसरी चीज़, अपनी समस्याओं को या अपने बच्चों की समस्याओं को आप जरूर शेयर करें, एक दूसरे से आप बैठें, बात करें। और एक छोटा सा जो आपने शब्द कहा, तो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाएं, परिवार को टाइम दें। और मैम अपनी जो अंदर की जो फीलिंग है वो सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए परिवार मोर देन एनफ होता है। अरे बाहर में तो आप दर्द बताएंगे तो आपसे लोग दूर चले जाएंगे। बेहतर है कि आप अपने दर्द को अपने परिवार के साथ साझा करें। मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई। सुनिए लोग सब बाटी न लई है। एक सवाल और था कि जो डिप्रेशन जिसको आज हम लोग कहते हैं या मानसिक अवसाद कहते हैं, तो कैसे ये समझ आए कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या उसको मानसिक परेशानी हो रही है, उसको क्या इंडिकेशंस आते हैं? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सबको जानना, इवन के परिवार के सदस्यों को भी जानना है। और डिप्रेशन कोई बता के नहीं आता, जैसे बीमारियां नहीं आती हैं, केमिकल का ही प्रॉब्लम होता है और हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। जनरली क्या होता है कि कल तक देखिएगा कि जो बच्चा बहुत खेलता था, हंसता था, बोलता था, या कोई बड़ी औरत ही हो या बुजुर्ग महिला हो, वो अचानक से बात करना बंद कर देती है, गुमसुम हो जाता है। बच्चे अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, या तो बहुत खाते हैं या खाते ही नहीं हैं, या तो इतना सोते हैं, हाइपोमैनिया, कि दिन भर सोए रहते हैं, उठाने के लिए उनको डांटना पड़ता है, या
रात रात भर जगे होते हैं, आँख में दूर दूर तक कहीं नींद का नामो निशान नहीं होता है। ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो ये feel करने सिम्टम्स के हैं। symptoms हाँ, गाना कल तक सुनता था, अब गाना की आवाज़ से चिल्लाता है, अजीब अजीब बातें करता है, कभी कभी वो कहता है कि मरने का मन कर रहा है, घर वाले डांट देते हैं। पर ये पता हो जाना चाहिए कि ये वार्निंग है और ये कोई गंभीर मानसिक बीमारी को न्योता दे रहा है। तो सतर्क हो जाए, उसे डांटने और मतलब डपटने के बजाय उसको समझने की कोशिश करें, उसके कंधे पे हाथ रखें और ट्रीटमेंट के लिए उसको तैयार। और इसी के साथ एक और सवाल है मैम कि जो मेनोपॉजल विमेन होती हैं 45 के बाद, उनके अंदर भी बहुत मानसिक चेंजेस आते हैं और लोग उसको भी डिप्रेशन या उसको भी मेंटल अनस्टेबिलिटी या कहते हैं इसका नेचर खराब हो गया है, इस तरह की चीज़ें महिलाओं को सुननी पड़ती है। तो क्या वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे सबको गुजरना है या किसी किसी में ज़्यादा होता है, कम होता है? देखिए, नेचुरल प्रोसेस है, नो डाउट इसमें, लेकिन किसी किसी के जो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं टॉलरेंस होता है, कुछ में नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि हमने जो मेनोपॉज के बारे में एक पहले से कॉन्सेप्ट बना रखा है कि उस समय होगा तो तुमको ये परेशानी होगी। ठीक है, होता है, लेकिन उसी समय अपने रूटीन लाइफ को अच्छा कर देते हैं या अपना दोस्तों के बीच रहते हैं या अपने को किसी अपने मनपसंद चीज़ों में लाते हैं तो उतना परेशानी नहीं दिखती है, क्योंकि वो भी तो मैम हार्मोनल ही है। बिल्कुल वही तो कहा कि हमारा जो मेंटल अनस्टेबिलिटी या मेनोपॉज सब तो बराबर ही है। हार्मोन गड़बड़ाया तो सब गड़बड़ाता है। लोगों के दिमाग में आया कि अब तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हारी महिला वाली क्वालिटी, क्या बेकार की बातें हैं, बिल्कुल बेकार बातें हैं। और महिलाओं को चाहिए कि इस पे डिस्कस करें, खुल के करें, अपने डॉक्टर से करें। वाकई में मैम जब कोई महिला मेनोपॉज में जाती है तो उसकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है? कुछ भी नहीं होता है कम, ये दिमाग का वहम है। और वो तो बचपन में जो बच्चियां हैं जो पीरियड्स के लिए को लेके कितनी गलत धारणाएं हैं कि उस समय आपको घूमना नहीं चाहिए, उस समय आपको खेलना नहीं चाहिए, खत्म हो चुका ना। ऐसे मेनोपॉज हम लोग भी गुजरे हुए हैं। मेरे को तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, अभी भी मस्ती है, जिंदगी कट रहा है हम लोग की, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोच को बदलें, पॉजिटिव रखें तो आपके हार्मोन्स भी बहुत बैलेंस्ड होंगे। अगर प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर है ना, हम कहाँ छुपाने के लिए बोल रहे हैं? समाधान है ना डॉक्टर, है ना, डॉक्टर है। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आता है उसके पहले ब्लीडिंग, मैंने हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत कुछ बदलते देखा ऐसा है कुछ नहीं होता है। तो क्या वो एक माइंड सेट ही बदल गया है या उस मतलब वो ऐसा बिल्कुल नहीं, सब माइंड सेट का खेल है। सब है और सब टैबूज हैं, ये सब वो हम लोगों ने बनाया है। और आप जैसे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन रखते हैं वो वैसा ही रहता है। हम लोगों ने महिलाओं को बता दिया है ना कि तुम लोग अब एक उम्र में आ गई हो, अब तुम्हारी उम्र खत्म, अब बेटे बहू की आ गई। और वही एक जो हेजिटेशन और शर्म है ना कि बेटे बहू आ गए ना तो अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं, वही कहीं ना कहीं नहीं, इस माइंड सेट को बदलना होगा, सोच को बदलनी होगी। महिलाओं को एकदम कहना नाम है बिंदास होके जीने की आदत डालनी होगी। जिंदगी है, एंजॉय कीजिए। उम्र कहीं होता है ना, आजकल तो वीडियो बना रही है महिलाएं ओल्ड एज की। और मेरा एक बहुत ही अच्छा एक आया होगा वीडियो, अभी हम मैं 60 साल वाली, उसको तो बिल्कुल सुनना चाहिए। और वो जो 60 साल वाली महिला रील बना रही थी उसको बहुत ट्रोल किया गया है, बहुत ट्रोल कर रहे हैं उसको, करने वाले तो वो कह रही है कि भाई मैं अपना जीवन जी रही हूँ ना, उनके हस्बैंड नहीं है अब शायद, तो उनको बहुत ट्रोल कर रहे हैं। वो डांस करती हैं, गाती हैं, घूम नाचती हैं, तो उनको बड़ा कह रहे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो अरे भाई, तो वो अपना जीवन जी रही है ना, आपको इससे क्या फर्क पड़ना है? आपके लाइफ में किसी की ऐसा लगता है कि जो बंदे आज यंग हैं कल क्या वो बूढ़े नहीं होने वाले हैं, वो भी होंगे। बहुत गलत बात है मैम कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे लाइफ में से कुछ पल निकाल रहा है तो उसको ट्रोल किया जाए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हर इंसान को हर उम्र में जीने की आज़ादी है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपका आप आई हमारे प्रोग्राम में और आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी सारी बातें हमने करी।